अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। 6 जुलाई को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद नवाज शरीफ की अपील की कल पहली समाअत होगी। इस दौरान बहुत सी तफसीलात सामने आई। जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी सामने आया। कुछ सवालात उठाए गए कि मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है या जज अरशद मलिक का मौक़िफ़ दुरुस्त है। मरियम नवाज ने जो वीडियो पेश की वो टेम्पर्ड तो नहीं है, ये सवाल भी उठा। वीडियो काबिल कबूल शहादत है या नहीं, और बहुत से सवालात जो मुल्क की सियासत पर गूंजते रहे। इन सब सवालात का कल जवाब मिल सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि इस वीडियो का जायजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेगी और वही फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील पर कल समाअत होगी। इस समाअत की अहम बात यह है कि वीडियो लीक के बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वजाहती प्रेस रिलीज और बयान हल्फी को भी अपील के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। ये केस तो जनवरी से अदालत में है, मगर जुलाई में सामने आने वाली जज की वीडियो के बाद अब ये केस मजीद अहम हो गया है। जज वीडियो केस के अहम किरदार नासिर भट्ट आज भी लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन में आए, मगर उन्हें जज वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराने की इजाज़त नहीं मिली। नासिर भट्ट गुज़िश्ता रोज़ भी हाई कमीशन आए और रिपोर्ट की तस्दीक कराने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि हाई कमीशन फॉरेंसिक रिपोर्ट वसूल नहीं कर रहा है। उनकी रिपोर्ट और बयान हल्फी नवाज शरीफ के केस के लिए अहम है। कोर्ट में जमा करानी है, उसके लिए आप फिर साइन कर दें। और अगर नहीं, उन्होंने कहा जी हमने ये फॉरेन ऑफिस से एक लेटर उनको लिखना है आज, तो वो हमें जवाब देंगे तो फिर हम इसकी तस्दीक करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। मैंने कहा कोर्ट में 18 तारीख है, तो कोर्ट हमें पूछेगा कि क्यों नहीं जमा। मुख्तसर बात है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, ये वारंट गिरफ्तारी है, हम आपको अरेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल वही है जो मेरी स्टेटमेंट है, वो सारी है। ऑडियो और वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट है जो यहाँ कंपनियों ने उसको फोरेंसिक किया। मेरी एक फर्म मैंने हायर की थी, एलेक्सम सोलिसिटर, ठीक है, उन्होंने ये फोरेंसिक कराए हैं सारे, उनकी रिपोर्ट है। और ये मैंने पाकिस्तान भेजनी थी कोर्ट में, लेकिन आज एम्बेसी वालों ने मुझे 4 घंटे। अपने बयान हल्फी में क्या लिखा आपने? मैंने अपने बयान हल्फी में यही लिखा है कि जो कुछ ये वीडियो ऑडियो बनी है, जो कुछ मलिक अरशद साहब ने कहा है, अपनी मर्जी से कहा है। मैं उनके घर गया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है और सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप जब कोर्ट में ये पढ़ा जाएगा तो आपको पता चलेगा। अगर आपको सिक्योरिटी फराहम करती है तो आप पेश होने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने लिखा है कि अगर आप मुझसे बयान लेना चाहते हैं या वीडियो लिंक के ज़रिए, मैं एम्बेसी में इधर आ जाऊंगा। जो मुझसे आपने सवाल करना करें, मैं मौजूद हूँ। और मैं अपनी, क्योंकि मेरी फैमिली इधर है, बच्चे इधर हैं, तो मैं चाहता था कि मैं उधर भी जाऊं अगर वो होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए, मेरे वकील ने मुझे कहा है कि आप उनको वीडियो लिंक के ज़रिए बयान दे सकते हैं, जो भी वो पूछें। ये डॉक्यूमेंट मियां नवाज शरीफ के केस में कितने हेल्पफुल हैं जो आप भिजवाना चाह रहे हैं? यही तो डॉक्यूमेंट है। इसी से तो मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो बेगुनाह होगा कि किस तरह सब लोगों ने मिल के, कि किस तरह मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई है। वो जज साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनके ऊपर जितना प्रेशर था वो सारा कुछ इसमें है। नासिर भट्ट का बहुत अहम किरदार है। मरियम नवाज ने जो वीडियो 6 जुलाई को जारी की थी वो नासिर भट्ट ने बनाई थी, इसलिए उनकी गवाही अहम होगी, मगर वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अलबत्ता उन्होंने जज की वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट खुद करा लिया। इस हवाले से बरतानवी कंपनी की 43 सफ़हात की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में बरतानवी माहिर ने बताया है कि नासिर भट्ट ने अपनी वकील के जरिए 28 अगस्त को मुझसे रब्ता किया और 2 वीडियोस की तस्दीक के लिए कहा। मैंने दोनों वीडियोस को तफसील से जायजा लिया। ये दोनों वीडियोस ओरिजिनल हैं। साथ ही उन्होंने ओरिजिनल वीडियो की वजाहत की है कि ओरिजिनल वीडियो वो होती है और क्या होती है, यानी वो वीडियो जिसमें कोई चीज़ शामिल ना की गई हो, जिसमें कोई एडिटिंग ना की गई हो, ना उसमें कुछ शामिल किया गया हो, ना उसमें से कुछ निकाला गया हो। इस तारीफ के मुताबिक नासिर भट्ट की पेश की गई वीडियो ओरिजिनल हैं। वीडियोज़ में कोई टेम्परिंग या तब्दीली नहीं की गई है और उनमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की गई है। रिपोर्ट में फॉरेंसिक माहिर ने अपना बयान हल्फी भी शामिल किया है कि उन्होंने मुकम्मल दियानतदारी के साथ तमाम वीडियोस का जायजा लिया है। उन्हें पता है कि ये रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। वीडियो की तस्दीक करने वाले बरतानवी माहिर ने कहा है कि वो अदालत में पेश होने और अदालत में होने वाली जिराह का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। इस रिपोर्ट की बरतानिया के मुतल्लिका हुकाम से तस्दीक भी कराई गई है।
ये रिपोर्ट नवाज शरीफ के केस में कितनी अहम होगी, इसका अंदाजा कल होने वाली समाअत में हो जाएगा। इस हवाले से नून लीग ने फैसला किया है कि अगर हाई कमीशन के जरिए इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी नहीं आती तो वो बगैर तस्दीक की कॉपी अदालत में जमा करा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गुज़िश्ता रोज की समाअत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये वाज़ेह कर चुकी है कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिल सकता है। ये फैसला खुद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि जामे ट्रायल के बाद नवाज शरीफ को सजा दी गई। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जो सामने लाए गए सबूतों को देखकर सजा में तरमीम या उसे कलअदम करार दे सकती है। हुकूमत या अदालत की तरफ से, कमीशन या तफ्तीशी इदारे की तरफ से की गई कोई कार्रवाई इस वीडियो से मुताल्लिक सिर्फ एक राय दे सकती है जो कानून के मुताबिक गैर मुतल्लिका है। ये वीडियो नवाज शरीफ को उस वक्त तक कोई कानूनी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि उसे मुनासिब तरीक़े से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाता और इसकी असलियत को कानून के मुताबिक सबूत के तौर पर पेश करने के लिए साबित नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी केस का हवाला देते हुए कहा कि जब अदालत इस केस में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत कर रही थी तो जजिस की जानिबदारी साबित करने के लिए कुछ ऑडियो टेप्स और ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने पेश की गई। अलबत्ता उन ऑडियो टेप्स और उनकी ट्रांसक्रिप्ट को कानून के मुताबिक साबित नहीं किया गया, इसलिए मतलूबा मवाद को अपील के दौरान अदालत की तरफ से रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही अदालत ने अपना हतमी फैसला सुनाते वक्त उन पर इन्हिसार किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि यह मालूम किया जा सकता है कि वीडियो असली है या उसमें कोई रद्दोबदल किया गया है। इसीलिए बगैर फॉरेंसिक के किसी वीडियो पर सबूत के तौर पर इन्हिसार करना गैर महफूज होगा। साथ ही अदालत ने यह भी लिखा था कि किसी भी ऐसी ऑडियो या वीडियो पर अदालत उस वक्त तक इन्हिसार नहीं कर सकती जब तक वो ऑडियो या वीडियो दुरुस्त साबित नहीं हो जाती और ये मालूम नहीं हो जाता कि उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। कानून शहादत के मुताबिक ये अदालत की सवाबदीद है कि वो किसी ऑडियो या वीडियो को बतौर सबूत तस्लीम करने की इजाज़त दे। अगर अदालत किसी ऑडियो या वीडियो को बतौर सबूत तस्लीम भी करती है तो उसे कानून शहादत के मुताबिक साबित भी करना होगा। इस ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग की दुरुस्तगी साबित होनी चाहिए। वो शख्स जिसने रिकॉर्डिंग की है उसे भी अदालत में पेश करना ज़रूरी है। इसी तरह जिस शख्स ने रिकॉर्डिंग की है उसे ऑडियो और वीडियो को अदालत में खुद से पेश करना होगा और यह भी ज़रूरी है कि वीडियो और ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट आज़ादाना तौर पर तैयार की गई हो। अदालती फैसले में कहा गया कि वीडियो और ऑडियो का सोर्स बताना ज़रूरी है। कोई भी ऑडियो और वीडियो टेप अदालती समाअत के लेट स्टेज में पेश की जाती है तो उसे शक की निगाह से देखना चाहिए। कोई शख्स वीडियो और ऑडियो टेप अगर सबूत के तौर पर रिकॉर्ड पर लाना चाहता है तो अदालत में बाकायदा दरख्वास्त दायर करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कहता है कि अगर सज़ा में कमी या फिर सज़ा ख़त्म हो सकती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ऐसा कर सकती है, मगर उसके लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करना पड़ेगी। इसके अलावा वीडियो को दुरुस्त भी साबित करना होगा। साथ ही जिस शख्स ने वीडियो तैयार की उसे अदालत में पेश होना होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे नायब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब, अब नासिर भट्ट ने खुद ने फॉरेंसिक तहकीकात बरतानिया से करा ली है और बरतानिया में जिसने तहकीकात की है और वेरीफाई की है कि ये वीडियो और ऑडियो ओरिजिनल हैं, वो खुद बयान हल्फी दे रहा है और कह रहा है कि मैं किसी अदालत की जिरा का सामना करने को तैयार हूँ। नासिर भट्ट तस्दीक करके बयान हल्फी हाई कमीशन लेके गए। अब ज़ाहिर हाई कमीशन ने तस्दीक नहीं की, 2 दिन तक वो गए। अब अगर वो वेरीफाई नहीं किया तो उसकी कॉपी कल अगर शरीफ ख़ानदान की तरफ से जमा कराई जाती है तो वो काबिल कबूल होगी, ये रिपोर्ट काबिल कबूल होगी या कोई और लाए अमल करना पड़ेगा? देखिए, असल में ये एक ट्रिकी किस्म की बात है। आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने भी हालिया जो पटिशन्स जो कि अरशद मलिक साहब के हवाले से थी उनको खारिज किया, लेकिन उसमें एक बाकायदा रहनुमा उसूल बताए गए कि वीडियो टेप्स या ऑडियो टेप्स जो है वो कैसे जो है एडमिसिबल इन एविडेंस होती हैं, तो उसका एक मेयार उन्होंने अपनी जजमेंट में कायम कर दिया है। अभी तक तो मेरी नॉलेज है उसमें नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा के जो वकला हैं उन्होंने कल जो समाअत है उनकी अपीलों की समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, उसमें उसको बतौर इजाफी शहादत बनाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं दी। लेकिन अगर वो ये देते हैं और इसमें जो बुनियादी जो उसके अज्जाए तरकीबी वो यही हैं कि अगर वो ऐसी दरख्वास्त देते हैं उस वीडियो टेप्स और ऑडियो टेप्स की जो इजाफी शहादत बनाने के लिए उस अपीलों में, तो उसके लिए तो जिन्होंने वो टेप्स बनाई हैं, रिकॉर्ड की हैं, उनका आना ज़रूरी है, जो कि इस सूरत में नासिर भट्ट साहब ने कहा कि वो मैंने बनाई हैं, तो उनका बतौर गवाह आना उधर ज़रूरी है और फिर उसमें उसकी असल टेप्स जो हैं वो सामने आनी चाहिए। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बरतानिया की एक फ़र्म ने
उनकी दरख्वास्त के ऊपर या उनके कहने के ऊपर एक फॉरेंसिक टेस्ट किया है उन रिकॉर्डिंग्स का और वो उनके मुताबिक वो ठीक हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हमारे कानून के मुताबिक पर से एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, अस खुद एडमिसिबल नहीं है। उसमें जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी एडमिसिबिलिटी का दिया है वो तमाम चीज़ें वो पूरी करनी पड़ेंगी। एक तो वो टेप्स किस हद तक रेलेवेंट हैं, क्या वो जेन्युइन हैं, और उस जिसने वो टेप्स बनाई हैं वो ख़ुद आके जब तक उसकी शहादत ना दे तो उस वक्त तक इसको एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि इस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के पास एक जो इजाफी शहादत है वो जज अरशद मलिक साहब का वो बयान हल्फी है जो उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस को दिया था, और उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उन अपीलों का हिस्सा बना दिया। अब मैं इसमें यही देखना है कि उस बयान हल्फी को किस तरीके से इनके जो वकला हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, वो किस तरीके से लेते हैं और किस हद तक डिवीज़न बेंच को वो बावर कराने में कामयाब हो सकते हैं कि टेप्स तो अपनी जगह पे, ख़ुद जो बयान हल्फी है वो इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि जज साहब का जो कंडक्ट था वो मुनासिब नहीं था, चाहे वो ट्रायल से पहले उनकी जो मीटिंग्स होती रही, ट्रायल के दौरान भी और बाद में भी, तो उससे उनका एक ओवरऑल एक गैर जानिबदार जज का किरदार सामने नहीं आ रहा। तो इसको मुअज़्ज़ज़ अदालत कैसे देखी सरे दस्त, तो हमने ये देखना है कल की जो प्रोसीडिंग्स होंगी। मगर बट खुद कह रहे हैं कि जो मेरे वीडियो और ऑडियो है उसकी मैंने फॉरेंसिक तहकीकात करा ली हैं, जिसने वेरीफाई किया है कि ये जेन्युइन है और असली हैं, वो कह रहा है कि मैं जिरा के लिए तैयार हूं। नासिर भट्ट खुद कह रहे हैं कि अगर वीडियो लिंक के जरिए मेरा बयान लेना है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। नवाज शरीफ के केसेस में ही मिसालें मौजूद हैं, इसके अलावा मिसालें मौजूद हैं कि वीडियो के जरिए लिए गए हैं बयानात, तो वीडियो के जरिए अगर वो टेस्टिफाई कर देते हैं तो फिर वीडियो लिंक के जरिए तो फिर क्या इसको काबिल कबूल करार दिया जा सकता है? मिसालें नवाज शरीफ के अपने केस में मौजूद है कि वीडियो लिंक के जरिए बयानात लिए गए। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि क्या उस वीडियो टेप्स को जो है वो उनके जो डिफेंस वकला हैं, जो अपीलों की समात में उनके वकील हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, क्या उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त जो है मुअज़्ज़ज़ फाज़िल बेंच को दी है कि हम इन टेप्स को जो है ये इजाफी शहादत बनाना चाहते हैं और इन टेप्स के जिन्होंने ये टेप्स बनाई हैं वो इसमें बतौर गवाह जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए आना चाहते हैं? तो फिर वो अगर ऐसी इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुअज़्ज़ज़ डिवीज़न बेंच देगा तो फिर ये मुमकिन हो सकता है कि वो उनको ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो बरतानिया से जो है वो हमारे हाई कमीशन से वीडियो लिंक के ऊपर अपना बयान दें। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल है कि जब मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है जो अपीलों की समाअत करेगा वो उनको इस चीज़ की इजाज़त दे कि आप ये बतौर इजाफी शहादत जो है ये अपीलों का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, शाह खबर साहब मौजूद थे। अब देखते हैं कि कल क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। जो बयान हल्फी ख़ुद नासिर भट्ट का होगा उस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। बहुत अहम दिन होगा कल का नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के फैमिली के लिए, साथ ही आज का दिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले से बहुत अहम था और आने वाला हफ्ता भी लगता है कि बहुत अहम होगा, क्योंकि तलवार लटक रही है वज़ीर आला सिंध पर। पीपल्स पार्टी के आला क़यादत जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार है। आसिफ जरदारी, फयाल तालपुर और उनके फ्रंटमैन समझे जाने वाले ओमनी ग्रुप से वाबस्ता मजीद फैमिली के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं और अब नैब ने पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के खिलाफ भी तहकीकात आगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध में ओमनी ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स को गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी देने के इल्ज़ाम में नैब कराची ने तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अपनी अदम पेशी से मुताल्लिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब की तरफ से हफ्ते को नोटिस मिला था जिस पर उनके स्टाफ ने नैब से सवालनामा हासिल कर लिया। सैटरडे को शनिचर को रात को 11 बजे नैब की तरफ से चीफ मिनिस्टर हाउस में जब दफ्तर का टाइम नहीं था वो कोई साहब आए थे, कुछ लोग आए थे एक मुझे नोटिस डिलीवर करने। मेरे स्टाफ ने उन्हें पता किया, मैंने कहा रिसीव कर लो नोटिस, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं कहता भाई मैं तो बंद है, अभी मंडे को आओ मेरे पास। मैंने कहा नोटिस रिसीव कर लो। अगला दिन संडे था, दफ्तर बंद थे। मंडे को मेरे स्टाफ ने कांटेक्ट किया नैब के स्टाफ से, नैब वालों से, और उनसे कहा कि जी आप क्या कहते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्वेश्चनर हमें दे दें। दे एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट
वो क्वेश्चनर उन्होंने अभी देखा नहीं है मैंने क्योंकि किसके बारे में है, वो क्वेश्चनर मुझे बताया स्टाफ ने कि उन्होंने ले लिया है और मैं जो है ये बात है। वज़ीर आला सिंध ने नैब में अदम पेशी की वजाहत कर दी और अब वो नैब की तरफ से दिया गया सवालनामा जमा कराएंगे। नैब के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद कामरान की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भेजे गए कॉल अप नोटिस में कहा गया था कि इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई है कि साल 2017 के दौरान बतौर वज़ीर आला सिंध की हैसियत से मुबैना तौर पर सिंध में चलने वाले न्यू कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी दी गई। नए कैप्टिव पावर प्लांट्स को नैब के नोटिस के मुताबिक इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध को 17 सितंबर को पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने का कहा गया, मगर वज़ीर आला सिंध ने पेश होने के बजाय नैब से सवालनामा हासिल कर लिया है। अब अहम बात यह है कि जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली GIT रिपोर्ट में 16 मुकदमात कायम करने की सिफारिश की गई थी और जिनके खिलाफ मुकदमात की सिफारिश की गई है उनमें आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप, समिट बैंक के हुसैन लवाई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन के साथ साथ सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल हैं। GIT ने अपनी रिपोर्ट में बिलाल शेख और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप को कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 24 अरब 93 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया। इसमें सिंध बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल शेख और सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह मुलविस हैं। इसके अलावा GIT ने मुराद अली शाह और बिलाल शेख के खिलाफ एक और मुकदमे की सिफारिश करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुराद अली शाह और सिंध बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल शेख ने ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी तौर पर 7 अरब 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और यह सब्सिडी डूबने वाली सनतों की बहाली, ट्रैक्टर स्कीम्स, गन्ने के काश्तकारों और ओमनी ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स को दी गई। और अब उन्हीं पावर प्लांट्स को सब्सिडी देने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ नैब की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। नैब ने खिलाफ कानून सब्सिडी देने के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए आज उन्हें तलब किया था। इन पावर प्लांट से मुतालिक इसके अलावा जो GIT में बहुत सारी तफसीलात बताई गई, उसके मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2015 से 2018 के दौरान 6 पावर प्लांट्स को मजमूई तौर पर 2 अरब 31 करोड़ रुपए की गैर कानूनी सब्सिडी दी। उनमें शिकारपुर, दादू एनर्जी, ठट्टा पावर और ओमनी ग्रुप के प्लांट्स थे जिन्हें सब्सिडी की मद में 1 अरब 58 करोड़ रुपए दिए गए। GIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट्स को सब्सिडी देने के लिए सिंध हुकूमत ने उस वक्त के गवर्नर सिंध की सिफारिश के खिलाफ ऐसी कानून साजी की जिससे ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसका मकसद हुकूमत को कानूनी जवाब फराहम करना था ताकि ओमनी ग्रुप के हाई पावर टैरिफ के प्लांट्स को 10 साल के लिए सब्सिडी दी जा सके। GIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने के मुआहदे की नेपरा ने मंजूरी नहीं दी थी, जो यह साबित करता है कि न सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि सूबाई असम्बली जो कि पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर रही थी, उसने भी ओमनी ग्रुप को माली फवाइद पहुंचाने के लिए मखसूस कानून साजी की। अब अहम बात यह है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह हमारे प्रोग्राम में GIT रिपोर्ट और उसमें लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं और वो क्या कह रहे थे इस हवाले से जरा सुनिए। GIT का जो केस है वो ये है कि ये ओमनी ग्रुप या फिर जो बहरिया टाउन का आइकॉन का मसला हुआ या फिर जो दूसरे मामलात हैं हुसैन लवाई, ये सारे के सारे फैसिलिटेट कर रहे थे याडिनशा फ्रंटमैन के तौर पर आसिफ जरदारी साहब के लिए, और जब काम हो रहा था उसमें सिंध हुकूमत एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही थी। यानी आपको जाती करप्शन के लिए नहीं अक्यूज कर रही है, आपको जरदारी साहब की करप्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अक्यूज कर रही है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूं। इसकी एविडेंस देनी पड़ेगी, इसका प्रूफ सिर्फ और कोई प्रूफ नहीं दिया गया। मैं खुद ही कह रहा हूं ना, मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैं वाहिद शख्स हूं। मैं 11 साल इस हुकूमत का हिस्सा रहा हूं एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज इरिगेशन मिनिस्टर, एज रेवेन्यू मिनिस्टर, और फाइनली मुझे पार्टी लीडरशिप ने चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, उसका एविडेंस देना पड़ेगा। ये जो सिंध हुकूमत या गवर्नमेंट को यूज करने वाली बात है बिल्कुल गलत है। मैं आपको अभी बताया कि जो ये सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो हमने तो और ग्रुप्स को नहीं दी सब्सिडी। जाती है वो ट्रैक्टर की सब्सिडी जाती है टू दी परचेजर ऑफ द ट्रैक्टर। साहब एक सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि आप 10-11 साल से नहीं है वजीर आला, आखिर का 1 साल आपको मिला और उसके बाद आप दोबारा वजीर आला बने हैं। जो GIT कह रही है कि ओमनी ग्रुप जो कि जरदारी साहब का दोस्त है और वो मानते हैं, और जरदारी साहब के ये भी मानते हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट अगर उनके साथ हैं या फिर अगर उन्होंने बहरिया टाउन के साथ काम किया है, इनकी जो एक्सपेंशन है सिंध में वो जबरदस्त है। 3 से 83 कंपनियां कह रहे हैं ओमनी ग्रुप की पीपल्स पार्टी के 10 साल दौर में हो गई। बहरिया टाउन ने जबरदस्त एक्सपेंड किया है, कराची में सबसे बड़ा टावर बनाया जिसमें जरदारी साहब का अगर इंटरेस्ट है तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर सिंध हुकूमत फैसिलिटेट कर रही थी तो जरदारी साहब को काम करना उन ग्रुप्स के साथ इनकी जबरदस्त एक्सपेंशन हो रही है। सिंध के हालात एक तरफ, जरदारी साहब के दोस्तों के बिजनेस एक तरफ, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो सिंध हुकूमत पर सवाल तो उठेगा कि कैसे सब कुछ फैसिलिटेट हो रहा था। शाहजेब, आप सवाल उठा रहे बार बार, मुझे सिर्फ आप ये बताएं
आप सवाल उठा रहे हैं बार बार कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। ओमनी ग्रुप अगर बिजनेस करता है, अपना कारोबार करता है, क्या इसलिए कि जरदारी साहब उन्हें जानते हैं उनको हक नहीं है कारोबार करने का? क्या जहांगीर खान तरीन शुगर मिल नहीं चलाता? क्या जहांगीर खान तरीन ने हमसे सब्सिडी नहीं ली शुगर मिल के लिए? उसको नहीं मिली। मैंने थोड़ी देर पहले शहजाद इंटरनेशनल का नाम लिया था, 1.84 बिलियन उसको मिले उसकी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सिडी ग्रोअर्स को मिली है और ट्रैक्टर्स में फार्मर्स को मिली जिन्होंने वो ट्रैक्टर्स खरीदे हैं। ये इसको गलत तरीके से पेश करके और हुकूमत सिंध को और फिर जरदारी साहब को और पार्टी को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, ये झूठ और सिर्फ सफेद झूठ है और ये प्रूव हो जाएगा। इसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस है। ये जीआईटी बात कर रहे थे 2015 से शुरू हुआ था एफआईए का, अचानक 2015 से 2018 में जब राइट इन द इलेक्शन टाइम जून के अंदर जरदारी साहब को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया? इसकी मकसद कुछ और है। वज़ीर आला सिंध ने जीआईटी के इल्ज़ामात की तरदीद की, मगर अहम बात यह है कि ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट जैसा एक मामला नूरियाबाद कंपनी केस में सामने आ चुका है और नैब सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान से 2 अरब 12 करोड़ रुपए का प्ली बार्गेन कर चुकी है। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी से मुतालिक भी जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मंसूबे से मुंसलिक कंपनियों का ताल्लुक जाली अकाउंट से जोड़ा था। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेक्नोमेन काइनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी कोई माली हैसियत नहीं थी, इसे जालसाज तरीके से सिंध हुकूमत की तरफ से ठेका दिया गया और फिर ये कंपनी जाली अकाउंट्स और ओमनी ग्रुप से मिलने वाली रकूम को मुल्क और बैरून मुल्क मनी लॉन्डर करती रही। अब इसी तरह का मामला ओमनी ग्रुप के पावर प्लांट्स में सामने आ रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब के सवालनामे पर क्या जवाब देते हैं और अगर नैब मुतमईन नहीं होता तो क्या इक़दाम उठाएंगे, ये अहम होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंसेस का मामला आए रोज एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इस केस को लेकर एक संजीदा माहौल बन चुका है। जस्टिस फैज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तें दायर की थी उस पर आज 7 रुकनी बेंच ने समाअत तो की, मगर यह बेंच अपनी पहली ही समाअत में तहलील हो गया क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने बेंच में मौजूद मुमकिना चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठा दिया। आज जो समाअत हुई वो तारीखी लिहाज से एक अहम समाअत थी जिसमें एक सिटिंग जज ने अपने खिलाफ एक सिटिंग जज के एतराज़ पर अफसोस का इजहार किया। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की आईनी दरख्वास्तों पर आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खैल शामिल थे। समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक अदालत में पेश हुए और दलाइल देने का आगाज़ किया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील मुनीर मलिक से मुकालमा करते हुए कहा कि मुनीर मलिक साहिब जस्टिस साहिब के वकील की हैसियत से आए हैं, मुझे खुशी हुई कि आप अदालत आए। जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस की तकरीर के मौके पर आप और जस्टिस बाकिर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल का आगाज़ किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे मौक्किल की हिदायत है कि अदलिया का तशख़्ख़ुस ख़राब नहीं होना चाहिए। पूरी कौम की नज़रें इस बेंच की तरफ लगी हुई हैं। इस दरख्वास्त में कुछ मामलात हसास हैं। इस बेंच में कुछ जजिस को मुकदमा सुनने से इनकार कर देना चाहिए। कोई जज अपने कॉज का जज नहीं हो सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान के अलावा बाकी जजिस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का हतमी दिफा अवाम करते हैं। जिन जजिस के मुफादात इस केस से जुड़े हैं वो इस बेंच का हिस्सा ना हो। मुनीर मलिक के इन दलाइल पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि कौन सा जज मुतासिब हो सकता है, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जज मुतासिब है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस अदालत का कोई भी जज मुतासिब नहीं है, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि अवाम का अदलिया पर एतमाद होना ज़रूरी है, एतमाद ना हो तो इंसाफ नहीं हो सकता। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कौन से अवामिल से जज की जानिबदारी साबित होती है। इस अदालत का हर जज अपनी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक अदा करता है। इस अदालत के किसी जज को किसी मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जज की जानिबदारी का कहकर आप गलत जानिब जा रहे हैं। हम तासुब या जानिबदारी पर मजीद दलाइल सुनना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस
काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस मुस्तकबिल में बनना है उनकी दिलचस्पी है। इस बेंच के 2 जजेस मुमकिना चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका बराह रास्त मुफाद है। चीफ जस्टिस बनने से उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस ख्वाजा का फैसला मौजूद है। इस फैसले के मुताबिक जज बतौर जज किसी को नहीं जानता। आप कैसे तशरीह कर सकते हैं कि इस केस में मुतासिबाना सोच है? कोई ये नहीं जानता कि कल वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। आप कैसे आइंदा बरसों की बात करते हैं? आपको इदारों को मजबूत करने के लिए खड़ा होना चाहिए। आइंदा 4 बरस के मफरूजे पर बात ना करें। अगर दौरान समात कोई लचक देखें तो हमें आगाह करें। शुरुआत में बेंच पर सवाल उठाना सही नहीं है। जजिस का जाती मुफाद नहीं है। ये बातें सिर्फ अफवाहों का दरवाजा खोलेंगी। समात में शफाफियत भी बेंच ने लानी है। क्या आपकी दरख्वास्त का मतलब है कि जो जजेस मौजूद नहीं हैं वो शामिल हों? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील को हिदायत करते हुए कहा कि आप केस की पैरवी का आगाज करें। इस एतराज से लोगों का अदलिया पर एतमाद में मजरू होगा। इनकार करने का हक जज को हासिल है। किसी जज ने 2025 में चीफ जस्टिस बनना है, क्या आप चाहते हैं वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दे? जिस पर वकील मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि हम इस जज के तशख्खुस को बचाना चाहते हैं। अदालत का काम सिर्फ इंसाफ करना नहीं बल्कि इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। किसी जज को बराह रास्त कोई फायदा हो रहा हो तो ऐसा केस सुनना कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी है। जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने पूछा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हो तो फिर दीगर जजेस कैसे समात करेंगे? जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में कोई चॉइस नहीं होगी, वहाँ नजरिया ज़रूरत के मुताबिक इजाज़त होगी। ज़रूरत को समझता है नजरिया ज़रूरत, यहाँ ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं है। जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप अपना मौक़िफ़ साबित ना कर सके तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखेगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इस बात पर मजीद बात ना करें, जजेस ने आपको सुन लिया है, वो फैसला खुद करेंगे। जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि मेरे मौक्किल को सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर ज़ाती एतराज़ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की साख और वक़ार का मामला है। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कुछ देर का वक्फा किया, जिसके बाद फिर से समात शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कुछ जजेस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम सोच रहे हैं कि मुकदमा चीफ जस्टिस को भेज दें। जिसके बाद जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले ही जहन बना चुके थे कि बेंच में नहीं बैठना। जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी रिमार्क्स दिए कि हमने जो हल्फ उठाया है तमाम हालात में इसका पास रखना होता है। हमारे साथी जजेस की जानिब से हमारे बारे में तहफ़्फ़ुज़ात अफसोसनाक हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए और 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया। दोनों जजेस के बेंच से अलहदा होने पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म दिया कि नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, उनसे जल्द समात की भी इस्तदा की जाएगी। यानी मामला वापस चीफ जस्टिस के पास चला गया है। अब वही फैसला करेंगे कि वो इस मामले में लार्जर बेंच बनाएंगे या फुल कोर्ट बनेगा। लेकिन दोनों सूरतों में चीफ जस्टिस को बेंच के लिए 11 जजेस में से ही इंतखाब करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मजमूई जजेस 17 होते हैं। जस्टिस अजमत सईद रिटायर हो चुके हैं, 16 जजेस रह गए हैं, जिसमें से एक जज खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। इस तरह 15 जजेस रह जाते हैं। 2 जजेस यानी जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस तारिक मसूद एतराज़ के बाद आज बेंच से अलहदा हो गए हैं, तो 13 जजेस रह गए हैं। 13 जजेस में खुद चीफ जस्टिस और जस्टिस गुलजार पर पहले एतराज़ उठ चुका है, तो इस वक्त इस तरह 11 जजेस रह जाते हैं जो मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की आईनी दरख्वास्तों की समात कर सकते हैं। 11 जजेस जो मुमकिन तौर पर जस्टिस फाइज ईसा की आईनी दरख्वास्तों की समात के लिए लार्जर या फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हो सकते हैं, उनमें से जस्टिस मुशीर आलम खान, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन शामिल हो सकते हैं। अगर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनता है तो वो इन्हीं जजेस पर मुश्तमिल हो सकता है। फैसला बहरहाल मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने करना है, लेकिन ये केस हर लिहाज से एक अहम केस है। इस केस की जो भी समात करेगा, इस केस का जो भी फैसला होगा, नतीजा जो भी निकलेगा, वो तारीख़ी हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा और मुस्तकबिल के जजेस इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर देखेंगे। इसलिए इस वक्त अदलिया पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूरी कौम की नज़रें इस केस पर जमी हुई हैं। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम इशू है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक।
सऊदी अरब में तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमले के बाद से ईरान और सऊदी अरब में पहले से मौजूद कशीदगी बढ़ गई है। ना सिर्फ कशीदगी बढ़ी है बल्कि तेल की फराहमी मुतासिर होने से कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अमेरिका इस हमले का इल्ज़ाम बराह रास्त ईरान पर लगा रहा है। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है बल्कि सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की हैं और अमरीकी हुक्काम का ताज़ा तरीन दावा सामने आया है कि उन्होंने ईरान में उस मकाम का भी पता चला लिया है जहां से सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। पूरे खित्ते में इस हवाले से अब खतरात मंडला रहे हैं कि कहीं खित्ता जंग की जानिब गामजन ना हो जाए। सऊदी अरब समझता है कि हमले में ईरानी हथियार इस्तेमाल हुए हैं, मगर अब तक ईरान को बराह रास्त जिम्मेदार नहीं ठहराया है, जबकि सऊदी अरब और अमेरिका के तहकीकाती हुक्काम आलमी मीडिया को बता रहे हैं कि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि हमला यमन से नहीं, इराकी सरहद के करीब ईरान के अंदर से किया गया है। इस हमले में ड्रोन के साथ क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया गया। आलमी मीडिया में तफ्तीशकारों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि मिसाइल जनूबी इराक और कुवैत से होते हुए सऊदी अरब में अपने टारगेट पर पहुंचे। इसलिए अब कुवैती हुक्काम ने भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। 14 सितंबर को सऊदी अरब में होने वाले हमले के फौरी बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इल्ज़ाम ईरान पर लगाया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि ईरान ने दुनिया की तवानाई की सप्लाई पर गैर मामूली हमला किया है। और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि यकीनी तौर पर लग रहा है कि ये ईरान का काम था और हम सऊदी अरब की मदद के लिए तैयार हैं। मगर गुज़िश्ता रोज़ के जारहाना बयान के बाद अब अमरीकी सदर का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान तो है, मगर हमें इस हवाले से मज़ीद ठोस सबूत चाहिए। हम ईरान के साथ जंग को नज़रअंदाज करना चाहेंगे। आम बात यह है कि ईरान ने इस हमले में मुलविस होने की तरदीद की है, लेकिन साथ ही आलमी सतह पर यह पैगाम जारी कर दिया है कि ईरान मुकम्मल जंग के लिए तैयार है और वो 2000 किलोमीटर के दायरे में अमरीकी फोर्सेस और कैंप्स पर हमला कर सकता है अगर उन पर हमला किया गया। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के सीनियर कमांडर ने बयान जारी किया कि अगर अमेरिका ऑयल स्टेशन पर हमले की वजह से अस्करी तौर पर रद्द-ए-अमल देगा तो ईरानी फोर्स जवाबी हमले के लिए तैयार है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी बेस हमारे फौरी रद्द-ए-अमल का निशाना बनेंगे और पर्शियन गल्फ और बहरा अरब में सऊदी नेवी शिप भी हमारे निशाने पर होंगे। ईरान के मिसाइल 2000 किलोमीटर के दायरे में अमरीकी शिप्स और उनके बेसिस पर हमले कर सकते हैं। इस मामले पर बात करेंगे मशरिक़ी वस्ता के उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आप हमेशा कहते रहे कि जंग का कोई ख़तरा नहीं है, मगर कोई भी गलती, कोई भी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऐसी हो सकती है, कोई भी एक वाक़या हो सकता है जिसकी वजह से सूरत हाल हाथ से बाहर हो सकती है। अब अमेरिका की तरफ से कहना कि इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि हौसी बागियों ने नहीं किया होगा यमन से, बल्कि ईरान इसके पीछे लगता है जितने सोफिस्टिकेटेड ये हमला है। आपको लगता है कि एक कदम करीब चले गए हैं, कोई भी गलती किसी भी ऐसे नतीजे में ऐसा नतीजा निकल सकता है जो जंग की सूरत में हो? देखें, कोई भी जंग नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, ईरान भी नहीं चाहता, लेकिन ईरान का, जैसे मैंने आपके पहले भी शो में कह चुका हूं कि मुज़ाकरात के लिए उसका हाथ जो है वो कमज़ोर है। वो पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस से मुज़ाकरात की जाने बढ़ रहा है, तो उसको अपना हाथ मजबूत करना है और वो लेवरेज लेने के लिए, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करने के लिए उसने ये कार्रवाई की है। और मैं नहीं समझता कि हाँ भाई इससे को बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। रिटेलिएशन जरूर होगा अमेरिका की जानिब से। रिटेलिएशन ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका रिटेलिएट ना करे, क्योंकि अगर इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ईरान के जो हौसले हैं वो और बुलंद होंगे और दुनिया के अंदर जो है अमेरिकन क्रेडिबिलिटी की जो साख है उसको जो है ना गजन पहुंचेगी। और दूसरे एक्टर्स जो हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, इस तरह के एक्टर्स फिर ये कहेंगे कि अमेरिका तो जवाब नहीं देता, तो फिर जो है हम भी कर सकते हैं इस किस्म की कार्रवाई वक्त आने पर। तो मैं समझता हूँ जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी और उसकी कोशिश यही होगी कि ईरान को ये बावर कराया जाए कि भाई आप जो है बेस पे आए, हम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन चूंकि आपने हमला किया उस पर आपने हमें मजबूर कर दिया जवाबी कार्रवाई करने पे। तो मैं नहीं समझता कि जो है ये कोई साइड भी एस्केलेशन चाहती है, लेकिन ये एक मिसकैलकुलेशन नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स मनूवर हुआ है ईरान की तरफ से। अगर रिटेलिएशन होती भी है तो वो प्रॉक्सीज की हद तक होगी। अभी तक तो प्रॉक्सीज की हद तक ये आपस में लड़ते हैं, तो यमन की हद तक रिटेलिएशन होगी या इल्ज़ाम जब बराह रास्त ईरान पर लगा रहे हैं तो सऊदी कोलिशन या अमेरिका की तरफ से कोई बराह रास्त आपस में कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ हो सकती है? जी, इस वक्त जो जॉइंट चीफ्स हैं वो सदर ट्रंप को मशवरा यही दे रहे हैं ऑप्शंस का कि क्या ऑप्शंस हैं कि अपना। फिर ये भी इशू है कि अगर हूतियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यमन से
या इराकी जो है जो अपना ग्रोह हैं जो ईरान के साथ उनके हलीफ हैं, अगर उनका कोई इसमें अमल दखल नहीं है तो फिर जाहिर है जो जवाबी कार्रवाई है वो ईरान की जानिब होगी। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि इसके अलावा इस वक्त अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि ईरान की जानिब से चाहे ईरान ने अपने इलाके से किया है या अपने किसी जो है वो हलीफ के थ्रू करवाया है, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल का जो है वो एक्सपोर्टर है, उसकी आधी कैपेसिटी जो है वो इससे डैमेज हुई है। तो ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है। मतलब अगर सऊदी अरब के हौसी बागियों के साथ और यमन के बागियों में उनके साथ तो चलते रहे मामला, तो अब जब हमला होता है, क्योंकि अमेरिका भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी शेयर करता है उनके साथ, तो सवाल किस पर हो कि इतना सोफिस्टिकेटेड अगर हमला हो गया तो सऊदी अरब की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं या अमेरिका पर सवाल उठते हैं? सवाल किस पर उठते हैं? जी देखें, उसमें मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब की जानिब से किसी को भी ये उम्मीद थी कि सऊदी अरब जो है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे इस किस्म के जो हमले हैं। ठीक है, उन्होंने गुज़श्ता 10-15 सालों के अंदर अल-कायदा और दाइश के खिलाफ अपने आप को खासा मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म कर लिया है कि उनके हमले रोके जा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई रियासती एक्टर जो है बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से लो एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स और साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करके तो ये इस तरह का हमला करे, तो फिर सऊदी अरब के पास वो उस तरह की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो ये है कि सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका की जो कैपेबिलिटीज है, क्योंकि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर है अपना खलीजी ममालिक का, बिलखसूस सऊदी अरब का, तो अमेरिका की जानिब से ये डिटेक्शन क्यों नहीं हो सकी, इस पे सवाल मैं समझता हूँ ज़्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया कामरुल ख़ारी, इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, तफसील से बात करेंगे उस पर एक ब्रेक। पाबंदी या रोक टोक मसले का हल नहीं है, मसले का हल है शऊर और आगाही। पाबंदी तो लगा दी जाती है मगर शऊर और आगाही के हवाले से ठोस इक़दामात नहीं उठाए जाते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूल की बच्चियों के लिए अबाया पहनने की पाबंदी का नोटिस लिया, फिर पाबंदी का नोटिफिकेशन आज वापस ले लिया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने बरवक्त और मस्बत कदम उठाया, एक अच्छा कदम उठाया। अब उन्हें एक और कदम आगे बढ़ाना होगा। बच्चों से ज़्यादती की रोकथाम के लिए नुमाइशी नहीं, अमली इक़दामात उठाने होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, जो तशवीशनाक है, मगर इससे निमटने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। बच्चों को बताना होगा कि उन्हें क्या एहतियात करनी है। वालिदैन को और सबसे बढ़कर असातिज़ा को किरदार अदा करना होगा। बच्चों की आगाही के लिए निसाब में सबक शामिल करना होंगे ताकि बच्चों को बताया जा सकता हो कि वो कैसे जिनसी ज़्यादती से बच सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को फ़ाल बनाना होगा। बदकिस्मती से इस हवाले से कुछ इक़दामात ज़रूर उठाए गए मगर ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया पर खबरें चल गई जब भी कोई बड़ा वाक़या हुआ, मगर उसके बाद अमली इक़दामात नहीं हुए। और सबसे अहम बात यह है कि इन इक़दामात में खैबर पख्तूनख्वा सबसे पीछे है। गुज़िश्ता साल जनवरी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध के तमाम 29 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम किए जाएंगे। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा साल से स्कूल के निसाब में लाइफ स्किल्स के सबक को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों को पता चल सके कि उन्हें मुश्किल सूरत हाल से कैसे निपटना है। इसके बाद मई 2018 में उस वक्त के वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने भी वादा किया कि वो बच्चों में जिनसी ज़्यादती के हवाले से शऊर उजागर करेंगे और इस हवाले से स्कूल के निसाब में शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद रवां साल अगस्त में पंजाब हुकूमत ने भी इस हवाले से एक कमेटी बनाई जो जायज़ा लेगी कि कैसे निसाब में बच्चों में शऊर उजागर करने के लिए सबक शामिल किए जा सकते हैं। अभी ये कमेटी वर्किंग कर रही है मगर अमली इक़दामात सुस्त रवि का शिकार हैं। दावों और वादों के बावजूद सुस्त रवि का शिकार है। तमाम सूबों में ही इस हवाले से कुछ ना कुछ कोशिशें हुई या दावे हुए, मगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहाँ इस हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा सका। जब भी कोई वाक़या होता है तो शोर मचता है, इस हवाले से इक़दामात उठाने की बातें होती हैं मगर फिर कुछ अरसे बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। कभी ये कहा जाता है कि कपड़ों का मसला है, अबाया पहन लें, इस किस्म के दावे कर दिए जाते हैं। मसले के मुस्तकिल हल पर तवज्जो नहीं दी जाती। शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा शहजाद रॉय, जिन्होंने इस हवाले से बहुत काम किया है। बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय साहब। आपके ज़ाहिर है आप
इस हवाले से कहते रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, असातिज़ा को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिफिकेशन वापस लिया, अबाया पहनाने जो कंपलसरी कर दिया गया था, बहुत अच्छा किया। मगर 2018 में कुछ वाक़यात के बाद सूबों ने कहा था कि हम अमली इक़दामात करेंगे। आपसे बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी रब्ता किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वादा किया कि लाइफ बेस्ड स्किल एजुकेशन के हवाले से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो अपने आप को महफूज कैसे रखें। पंजाब में कमेटी बनी है, उसके भी आप मेंबर हैं। क्या वजह है कि फिर बात आगे नहीं बढ़ती, नोटिफिकेशन हो जाते हैं, अमली इक़दाम उस हिसाब से नहीं हो रहे, क्या वजह है? देखें, एक तो सबसे पहले मैं आई थिंक सराहना चाहिए हमें KPK की हुकूमत को कि उन्होंने नोटिफिकेशन वापस लिया। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये मसला, ये इशू एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी डायग्नोसिस गलत की गई है कि इसको किस तरीके से हमने हैंडल करना है इस इशू को। घर से स्कूल तक जाने में जो बच्चियाँ या बच्चे हरास होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा तादाद उन बच्चे और बच्चियों की है जो घरों के अंदर, स्कूल के अंदर, मदरसों के अंदर, मोहल्लों के अंदर उनकी जान पहचान के लोग उनको फिज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। तो दुनिया में ये होता है कि जब भी इस तरह के केसेस को डील किया जाता है तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस आपका स्कूल होता है, जहाँ पर आप उसको लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग पढ़ाते हैं, जिसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक बहुत ही सॉलिड कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर बच्चों को बताया जाता है कि उन्होंने अपनी बॉडी हाइजीन, बॉडी राइट्स के बारे में क्या करना है। फिर उसके बाद दुनिया के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनते हैं। वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर सूबे के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हो, जिसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, ट्रेंड पुलिस हो, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। ये तमाम डिपार्टमेंट अंदर हो, ताकि पोस्ट ट्रॉमा यानी जिस बच्चे को अब्यूज़ किया गया है और जो विक्टिम है और जिसने किया है, जो कि हरासर है, उन दोनों के साथ डील कैसे करना है। फिर हमें शेल्टर्स की ज़रूरत है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने जब ये 2010 में 11 में अपने फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट किया, फिर 200 गवर्नमेंट स्कूल्स तक गया, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग का। फिर सिंध हुकूमत ने इसको अपने करिकुलम में डाला, बलूचिस्तान इसको रिव्यू कर रहा है। और देखिए, ये आहंग का जो करिकुलम है ये बिल्कुल कुरान और इस्लाम के मुताबिक है, एज अप्रोप्रिएट है। पंजाब के अंदर ये सालों से कभी इस पर बात नहीं हुई थी, और अगर कोई कहता है कि हुई थी तो वो झूठ इसलिए क्योंकि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात नहीं करते, तो कोई ऐसा करिकुलम नहीं पढ़ाया जाता। KPK में भी ऐसा कोई करिकुलम नहीं है और बलूचिस्तान में भी नहीं है, और सिंध के अंदर रिव्यू हो गया है, बट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता का क्या प्रॉब्लम है। जब भी आप इस करिकुलम के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करेंगे, यानी बच्चों को बताएंगे कि उनके डेंजर पार्ट्स कौन से हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, जिसको कोई भी अकेले में अगर टच करने की कोशिश करे तो वो अपने किसी ट्रस्टवर्दी को बताएं, ताकि इवन डॉक्टर के पास भी अगर कोई इस तरह का छोटा बच्चा हो, अगर वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करे तो किसी की मौजूदगी होना ज़रूरी है। तमाम चीज़ें बच्चों को बताई जाती है और ये एज अप्रोप्रिएट है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये कुरान इस्लाम के मुताबिक इन बच्चों को ये तालीम देना। तो ये जब भी ये करिकुलम में, किताबों में डालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जो मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी होते हैं, जो लीडरशिप होती है, वो हमेशा कहती है आप करें, बट ये ऑपोजिशन आती है टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, करिकुलम की तरफ से, और उनको डर लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जब भी इसमें डिटेल में बात होगी, आप देखिएगा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी एक्टिव सही तरीके से नहीं है। पंजाब में थोड़ा बहुत इस पर काम हो रहा है, लेकिन वो भी एक आइसोलेशन में मैं उसके कहूँगा, बिकॉज उसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं करी, ट्रेंड लोग नहीं है, बट एटलीस्ट वहाँ पर एक ब्यूरो है जो कि शेल्टर्स और उसके अंदर बाकी सूबों के मुकाबले में काम कर रहा है। सिंध के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एक अच्छी कॉम्पोजिशन उसकी बनी हुई है, बट मैं उसका पार्ट था। उसकी एक मीटिंग हुई, मैं मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको दोबारा उनकी मीटिंग्स कॉल करनी चाहिए ताकि उसको हम एक्टिव कर सकें। KPK के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर कमीशन की यूनिट्स थे, और अब वो फंक्शनल नहीं है क्योंकि उनको फंड नहीं मिल रही है। हालांकि 35 तक जाने थे KPK के अंदर, और बलूचिस्तान में इसका कोई इस वक्त हाल नहीं है। तो आई थिंक हम बहुत बुरी कंडीशन है, तो आई थिंक इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए, करिकुलम और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के ऊपर। बहुत ज़्यादा और इसका हल बता रहे थे कल ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, जो कि मुशीर तालीम हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल पूछ रहे थे। ये हल है। अब 12 ऐसे ज़िले हैं जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें फ़ंड मिलने की वजह से वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और तवज्जो सारी की सारी ये थी कि कैसे बच्चों का जो अबाया है उसको कंपलसरी कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा तालीम ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस पर तनकीद होती रही। गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश महकमा तालीम की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन का दिफा कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस नोटिफिकेशन का नोटिस लिया, ये नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह खबर जारी की गई और कहा गया कि बच्चियों पर अबाया की पाबंदी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस ले लिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शरी मज़ारी ने कई ट्वीट्स की और उन्होंने नोटिफिकेशन वापस लेने के फैसले को सराहा।
श्री मजारी ने लिखा कि संजीदगी गालिब आई, क्या लड़कों की हरकतों की सजा लड़कियों को दी जा सकती है? हमें डिक्टेटर जिया के दौर में वापस नहीं जाना। इसी तरह वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस फैसले को सराहा। उन्होंने तो इस फैसले पर तनकीद करने वालों पर भी तनकीद की। यह फैसला इतना गलत था कि खुद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने इस पर एतराज़ उठाया, मगर मुशीर तालीम ज़िया-उल-हक बंगश मुसलसल इस फैसले का दिफा करते रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ज़िया-उल-हक बंगश मुशीर तालीम के लिए मौजू हैं, जिन्होंने वज़ीर आला के इल्म में लाए बगैर ऐसा कदम उठाया, जबकि तालीम के हवाले से ख़ुद इमरान खान का दावा रहा है कि उसमें बेहतरी उनकी अव्वलीन तरजीह है। उसके बावजूद मुशीर तालीम अगर ज़िया बंगश साहब हैं तो क्या ये इमरान खान साहब की अपनी तरजीह और अपने मिशन के मुताबिक है? ये सवाल उठ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।